श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक व्यक्तित्व विभिन्नताएं और व्यक्तित्व के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान अंतर्निहित क्षमताओं व समताओं का अध्ययन करता है तो व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान जो अंतर्निहित क्षमताओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो व्यक्तित्व विभिन्नता कहलाता है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व विभिन्नता का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? गाल्टन ने प्रारंभ किया है। तो व्यक्तित्व विभिन्नता का सर्वप्रथम अध्ययन गाल्टन ने प्रारंभ किया है। इनके यह अध्ययन वैज्ञानिक थे। इसके उपरांत इस दिशा में वैज्ञानिक कार्य कैटिल ने किए हैं। जेम्स ड्रेवन ने के अनुसार एक समूह के व्यक्तियों में समूह के औसत से मानसिक अथवा शारीरिक विशेषताओं का विचलन ही व्यक्तित्व भिन्नता है। तो जेम्स ड्रेवन ने क्या कहा है कि एक समूह के व्यक्तियों में समूह के औसत से मानसिक अथवा शारीरिक विशेषताओं का विचलन ही क्या कहलाता है? व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाता है। ल्यूना टाइलर के शब्दों में शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक क्रियाओं, गति की क्षमताओं, बुद्धि, लब्धि, ज्ञान, अभिव्यक्तियों, रुचियों और अभिव्यक्तियों के लक्षण से मापे जाने वाले भेद को सिद्ध किया जा चुका है। नेक्स्ट, अर्थात एक व्यक्ति को अपने समूह के अन्य सदस्यों से शारीरिक और मानसिक रूप से भिन्न होना ही व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित कौन सा कथन सही है? यदि विद्यार्थियों की बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। तो ये कथन सत्य है कि अगर उनकी बुद्धि स्तर अगर समान है, अगर दोनों का IQ 100 भी है तो उनमें क्या होगी, तो भी उनकी बुद्धि लब्धि में क्या होगी? असमानता होगी या विभिन्नता होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि और लिंग कौन सी भिन्नताओं के क्षेत्र हैं? तो अभिरुचि, अभिवृत्ति और उपलब्धि और लिंग जो है कौन सी भिन्नताओं के क्षेत्र हैं? तो ये व्यक्तित्व भिन्नताओं के क्षेत्र हैं, क्योंकि व्यक्ति में अभिरुचि भी अलग अलग होती है, अभिवृत्ति भी अलग होती है, उनकी उपलब्धि भी क्या होती है? सब में एक समान नहीं होती, अलग अलग या भिन्न होती है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत भिन्नता के कारक होते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता किस कारण से होती है? वंशागत व वातावरणीय कारक से होती है। नेक्स्ट है, कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है? तो निर्देशन जो है ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है। वंशानुक्रम है, वातावरण है और परिपक्वता जो है, ये सारे जो है व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर 4 है, तो ये उपयुक्त है। पहला है, पाठ्यक्रम को व्यवस्थित और लचीला बनाया जाना चाहिए। ये कथन भी सत्य है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए पाठ्यक्रम को क्या करना चाहिए? व्यवस्थित और लचीला बनाना चाहिए, ताकि कमज़ोर बच्चे और प्रतिभाशाली बच्चे दोनों आसानी से पढ़ सके। नेक्स्ट है, असाधारण बच्चों की शिक्षा के लिए अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए। और फोर्थ है, शिक्षण का तरीका छात्र की ज़रूरत के अनुसार होना चाहिए। ये सारे कथन क्या है? उपयुक्त है। बाकी थर्ड जो है, कक्षा वर्गों का विभाजन समूह में किया जाना चाहिए, ये कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की विविध सांस्कृतिक भिन्नताओं में से व्यक्तिगत भिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है? तो फर्स्ट जो है, बौद्धिक विभिन्नता जो है ये मनोवैज्ञानिक आधार है। मनोविज्ञान के आधार पर ही हम कह सकते हैं, बौद्धिक भिन्नता के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसमें क्या है पाई जाती है? व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। एक व्यक्ति अपने आप में बहुत सी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में वर्गीकृत होता है, यह वर्गीकरण कहलाता है। तो आंतरिक व्यक्तित्व वर्गीकरण विभिन्नता कहलाता है। तो एक व्यक्ति क्या है कि अपनी बहुत सी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में वर्गीकृत होता है, तो यह आंतरिक व्यक्तित्व विभिन्नता कहलाती है। नेक्स्ट है, व्यक्तियों की भावनाओं, प्रवृत्तियों और इच्छाओं पर आधारित जिन परिवर्तनों का प्रतिरोध होता है वह क्या कहलाते हैं? तो मनोवैज्ञानिक कारण कहलाते हैं। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? तो कौन सा जैविक कारक नहीं है? तो अभिभावक और बालक का संबंध जो है ये व्यक्तिगत भिन्नता में जैविक कारक नहीं है। बाकी आनुवांशिकता जो है व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाती है। जन्मजात स्वभाव और शारीरिक स्वास्थ्य, ये सारे जो है व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जानी चाहिए? तो बच्चों को स्वास्थ्य के लिए स्व अध्याय के लिए छोड़ देना चाहिए, मतलब बच्चों को स्वयं पढ़ने के लिए छोड़ दो, ये जो है ये आशा नहीं की जानी चाहिए। बाकी बच्चों को समूह में विभक्त करना चाहिए, पाठचर्या को समायोजित करना चाहिए और शिक्षण विधियों को समायोजित करना चाहिए।
बाकी उसको स्वयं पढ़ने के लिए छोड़ दो, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिगमकर्ता व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए। ठीक है, तो व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, विविध अधिगम मतलब उनको टीचिंग लर्निंग मेथड के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए, उनको बाहरी अनुभव या औपचारिक माध्यम से अनौपचारिक माध्यम से भी पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है, हमारे सोचने में या हमारी सोच में हर तरीके से, शारीरिक हो या मानसिक हो या व्यक्तिगत रूप से जो भी भिन्नता होती है उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है, तो शिक्षण अधिगम की क्रियाओं को योजना बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट है स्कूलों में व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि समझने के लिए छात्र सीखने में समर्थ है या असमर्थ क्यों है, इसलिए व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखना चाहिए शिक्षक को, ताकि छात्र की समझ के अनुसार उसको समझा सके कि इसकी कितनी सामर्थ्य है। प्रतिभाशाली को कम समय में ज़्यादा समझाया जा सकता है और कमज़ोर जो स्टूडेंट होता है उसको ज़्यादा टाइम दे सके शिक्षक, इसलिए जो है व्यक्तिगत भिन्नता के को ध्यान में रखा जाना चाहिए एक शिक्षक के द्वारा। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु कौन सा विकल्प उपयुक्त है, तो व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन करना, ये कथन उपयुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट है बाकी लिंग के आधार पर नहीं कर सकते, लिंग के आधार पर गृह कार्य की विभिन्नता भी नहीं कर सकते, बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग भी नहीं कर सकते, बाकी बुद्धि के स्तर के प्रतिभाशाली का बच्चों का एक ग्रुप बना दे, थोड़ा कमज़ोर बच्चों का एक ग्रुप बना दे, ताकि वो आपस में सहयोग से पढ़ सके या अलग अलग दोनों कम समय में पढ़ सकें। नेक्स्ट है व्यक्ति शिक्षार्थी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। शिक्षार्थी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करवाना चाहिए। नेक्स्ट है अभिक्रमित अधिगम सामग्री में व्यक्तित्व विभिन्नताओं को ध्यान रखा जाना चाहिए। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं, तो अभिक्रमित अधिगम में सामग्री में व्यक्तित्व भिन्नता को ध्यान में रखना चाहिए। इसकी पुष्टि किस बात से होती है कि विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। ठीक है, बहुत रोचक तरीके से सीखते हैं भी गलत है, बाकी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं, ये व्यक्तिगत भिन्नता होती है। नेक्स्ट है कौन सा कथन व्यक्तित्व भिन्नता के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन है जो यदि सही ढंग से पढ़ाया जाए तो हर विद्यार्थी गणित में निष्प्राण हो सकता है, तो ये कथन गलत है। ठीक है, क्योंकि इस क्लास में जो है कमज़ोर विद्यार्थी भी होता है, प्रतिभाशाली भी विद्यार्थी भी हो सकता है, तो दोनों गणित में अगर निष्प्राण हो जाए या फर्स्ट आने लगे तो ये कथन गलत हो जाएगा। बाकी गृह कार्य में कठिनाई के स्तर से दृष्टि से विविधता होनी चाहिए, कथन भी सत्य है। परीक्षा प्रश्न पत्रों में कुछ प्रश्न कठिन व कुछ प्रश्न कैसे होने चाहिए, आसान होने चाहिए। कक्षा में कमज़ोर बच्चों के लिए कुछ आसान प्रश्न भी पूछने चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए कौन सा परियोजना पद्धति के निर्माता थे, तो किलपैट्रिक है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के लिए प्रायोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड के निर्माता कौन है, तो प्रोजेक्ट मेथड किसने बनाया है, तो वो किलपैट्रिक ने निर्माण किया है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, तो उपयुक्त सभी में जो है व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। बुद्धि स्तर पर भी व्यक्तिगत भेद होते हैं, अभिवृत्ति स्तर पर भी होते हैं और गतिवाही योग्यता में भी होते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता व्यक्तिगत विभिन्नता शारीरिक भी होती है, मानसिक होती है, संवेगात्मक होती है, रुचियों में होती है, विचारों में होती है, सीखने में होती है, गत्यात्मक योग्यता में होती है, चारित्रिक और व्यक्तिगत सारी जो क्या होती है व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भेद हम पाते हैं, तो किस में पाते हैं, विचलनशीलता में भी व्यक्तिगत भेद हम पाते हैं और प्रतिमानता में भी पाते हैं। नेक्स्ट है प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से कौन सा मददगार साबित नहीं होगा, जो बुद्धि है ये प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में, प्रजाति की बात कर रहा है उसमें समझने में मददगार नहीं होगा। बाकी मूल व्यवस्था होती है, शाब्दिक व शाब्दिक संप्रेषण होता है और अधिगम की प्रक्रियाएं होती है। नेक्स्ट है व्याख्या जो है प्रत्येक प्रजाति की शारीरिक बनावट, संस्कृति, रहन सहन, खान पान, रुचियाँ, आचार विचार, वेशभूषा आदि ये क्या कहलाती हैं, प्रजातिगत व्यवहार व्यक्तिगत कहलाता है। तो अगर एक भारतीय एक ब्रिटिश व्यक्ति को उसकी शारीरिक बनावट से पहचाना जा सकता है, ठीक है, बाकी बुद्धि से नहीं पहचाना जा सकता है, उसकी मूल व्यवस्था से, शाब्दिक संप्रेषण से और विभिन्न व्यवस्थाओं से पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा में किस शब्द से हुई है, तो व्यक्तिगत शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के
पर्सोना शब्द से हुई है। किससे हुई है? पर्सोना शब्द से हुई है। नेक्स्ट है व्याख्या देख लेते हैं। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी का अर्थ है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा पर्सोना से हुई है, जिसका अर्थ होता है मास्क या नकली चेहरा, अर्थात बाह्य रूप। व्यक्तित्व व्यक्ति के वंशानुक्रम तथा वातावरण के द्वारा व्यक्ति पर पड़ने वाले प्रभाव का सम्मिश्रण है। एक व्यक्ति के बाह्य स्वरूप और आंतरिक गुणों में मिश्रित रूप को व्यक्तित्व कहा जाता है। व्यक्ति का क्या ऐसा होता है? चहुमुखी विकास होता है। नैतिक विकास, शारीरिक विकास, चारित्रिक विकास, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक, ये व्यक्तिगत के क्या होते हैं? पहलू होते हैं। नेक्स्ट है पर्सनालिटी शब्द किस भाषा के मूल शब्द से लिया गया है? तो लैटिन भाषा से लिया गया है पर्सनैलिटी। तो इसमें क्या आ रहा है? ट आ रहा है, तो लैटिन भाषा से लिया गया है। तो पर्सनालिटी शब्द किससे लिया गया है? तो लैटिन भाषा से लिया गया है। और किस शब्द से लिया गया है? तो पर्सोना, लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है। नेक्स्ट है लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ है तो मुखौटा होता है। क्या होता है? मुखौटा या नकली चेहरा, ये इसको मास्क भी कहते हैं हम। तो लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ मुखौटा होता है। नेक्स्ट है कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वह क्या कहलाता है? वह उसका व्यक्तित्व कहलाता है। कि वो जिस रूप में व्यवहार कर रहा है तो हम कहते हैं ना कि ये इसका व्यक्तित्व है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, जो भी है, तो उसको क्या कहा जाता है? व्यक्तित्व कहा जाता है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा दी है तो D.W. आल्पोर्ट ने दी है। तो D.W. आल्पोर्ट ने क्या कहा है कि व्यक्तित्व में उस मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन को निर्धारित कर लेता है। से अपूर्व समायोजन कौन करता है? तो से अपूर्व समायोजन, से क्या हो जाएंगे? आल्पोर्ट हो जाएंगे। तो अपूर्व समायोजन की परिभाषा किसने दी है? तो से अपूर्व समायोजन, से आल्पोर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है व्याख्या देख लेते हैं। व्यक्ति की परिभाषा जो है गिलफोर्ड ने क्या कहा था? गिलफोर्ड ने कहा है कि व्यक्ति गुणों का समन्वित रूप है। तो गुणों का समन्वित रूप है, ये किसने कहा था कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है? तो ये गिलफोर्ड ने कहा था। गिलफोर्ड ने कहा है कि व्यक्ति गुणों का समन्वित रूप है। तो गिलफोर्ड ने किसकी बात की थी? गिलफोर्ड ने गुणों की बात की है। तो ग से गिलफोर्ड और ग से गुणों की बात की है। तो गिलफोर्ड ने क्या कहा है कि व्यक्ति गुणों का समन्वित रूप है। तो गिलफोर्ड ने क्या कहा है? ग से गिलफोर्ड और ग से गुणों का समन्वित रूप है। नेक्स्ट है वुडवर्थ जो है व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व है। तो वुडवर्थ ने कहा है कि व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता ही क्या कहलाती है? व्यक्तित्व कहलाती है। तो वुडवर्थ में अधिक बार क्या आ रहा है? व्यक्तित्व आ रहा है। व से व्यक्तित्व, व से व्यवहार, व से विशेषता, व से व्यक्तित्व। तो वुडवर्थ ने क्या कहा है कि व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता ही क्या कहलाती है? व्यक्तित्व कहलाती है। मॉर्टन ने क्या कहा है? मॉर्टन की परिभाषाएं व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात एवं अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं और इच्छाओं आदि का समुदाय है। तो मॉर्टन ने क्या कहा है? मॉर्टन ने कहा है कि समुदाय को बताया है। किसका? मूल प्रवृत्तियों के स्वभाव, मूल प्रवृत्ति, स्वभाव, इच्छाओं आदि का क्या बताया है? समुदाय बताया है। तो मॉर्टन ने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात एवं अर्जित स्वभाव और मूल प्रवृत्तियों का एक समुदाय है। तो मॉर्टन ने क्या बताया? समुदाय बताया है। बिग एम हर्ट ने बताया कि व्यक्तित्व व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है जो व्यक्ति के सामाजिक समायोजन में अभिव्यक्त होता है। तो बिग ने क्या बताया है? तो समाज क्या होता है? एक समग्र। बिग मतलब समग्र, मतलब बहुत बड़ा होता है। बिग मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ बड़ी होती है या अपने आप में संपूर्ण या पूर्ण होती है, तो समग्र रूप दिया है। तो बिग और हंट ने बताया है कि व्यक्ति व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है जो व्यक्ति के सामाजिक समायोजन में अभिव्यक्ति करता है। तो बिग एम हंट ने समग्र रूप बताया है। आल्फोर्ड ने क्या कहा है कि व्यक्तित्व मनोदेहिक गुणों व गत्यात्मक संगठन का व्यक्तित्व का वातावरण का अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। इन्होंने अपूर्व समायोजन व अद्वितीय समायोजन भी बताए हैं। तो अद्वितीय समायोजन का से अद्वितीय और से आल्पोर्ट हो जाएगा और से अपूर्व समायोजन भी हो जाता है। नेक्स्ट है G.W. आल्पोर्ट द्वारा दी गई व्यक्तित्व की परिभाषा में निम्न में से कौन सा वाक्यांश सम्मिलित नहीं है? तो उन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता सम्मिलित नहीं है, बाकी उन्होंने गतिशील संगठन बताया है। जो व्यक्तित्व विभिन्नता है वह एक गतिशील संगठन है, मनोदैविक व्यवस्था है और अपूर्व समायोजन है। उन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द नहीं दिया है इनकी डेफिनेशन में।
ठीक है, तो इनकी जो परिभाषा है उसमें उन्होंने व्यक्तिगत भिन्नता का नाम नहीं लिया है, बाकी गतिशील संगठन बताए हैं, मनोदेह व्यवस्था और अपूर्व समायोजन बताए हैं। आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व गत्यात्मक संगठन है, तो किसका संगठन है व्यक्तित्व? आलपोर्ट के अनुसार तो मनोदैहिक तंत्र का संगठन है। सेकंड नंबर सही है कि आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व जो है मनोदैहिक तंत्र का संगठन है, गत्यात्मक संगठन है। नेक्स्ट है आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व है, तो आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व क्या है? उपयुक्त सभी कथन सत्य हो जाएगा। अपूर्व समायोजन के बारे में भी बात की है आलपोर्ट ने, गत्यात्मक संगठन के बारे में बात की है और संगठित मनोदैहिक के बारे में भी बात की है। नेक्स्ट है यह व्यक्ति में उन मनोभौतिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के साथ विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करता है। यह कथन निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक विशेषता के संदर्भ में सही है? तो ये व्यक्तित्व के बारे में बताता है कि यह व्यक्तित्व में उन मनोभौतिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है। तो ये किसके बारे में कही गई परिभाषा है? तो ये परिभाषा व्यक्तित्व से संबंधित है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व वह विशेषता है जिसके आधार पर विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये किसने व्याख्यायित किया है? तो ये परिभाषा कैटल की है। कैटल ने कहा है कि व्यक्तित्व वह विशेषता है जिसके आधार पर विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाना। तो अनुमान किसने लगाया है? तो अनुमान किसने लगाया है? तो कैटल ने व्यक्तित्व के बारे में क्या लगाया है? अनुमान लगाए हैं। तो व्यक्तित्व के बारे में कैटल ने क्या किया है? अनुमान लगाया है। तो अब अनुमान की बात करें तो कैटल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वुडवर्थ ने व्यक्तित्व लक्षणों के बारे में क्या कहा है? तो वुडवर्थ ने व्यक्तित्व के लक्षणों के बारे में कहा है कि व्यक्तित्व लक्षण हमारे व्यवहार का एक प्रमुख प्रकार है। तो वुडवर्थ ने क्या कहा है कि व्यक्तित्व लक्षण हमारे व्यवहार का एक प्रमुख प्रकार है। नेक्स्ट है आलपोर्ट के अनुसार वे शील गुण जो कुछ चारित्रिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका प्रयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता है को जाना जाता है। तो केंद्रीय शील गुण का जाना जाता है। तो आलपोर्ट के अनुसार वे शील गुण जो उन चारित्रिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका आमतौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता है तो वह केंद्रीय शील गुण कहलाता है। नेक्स्ट है व्याख्या देख लेते हैं। शील गुण सिद्धांत। शील गुण सिद्धांत में आलपोर्ट के बाद कैटल का नाम अधिक महत्वपूर्ण है। तो शील गुण सिद्धांत में आलपोर्ट के बाद किसका नाम महत्वपूर्ण है? तो कैटल का नाम महत्वपूर्ण है माना जाता है। कैटल ने 16 शील गुणों को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है। तो कैटल ने कितने शील गुण बताए हैं? तो कैटल ने 16 शील गुण को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है और मापन के लिए इन्होंने एक विशेष प्रश्नावली तैयार की है जिसे 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली कहा जाता है। तो 16 पीएफ परीक्षण किसने बनाया है? तो ये कैटल ने बनाया है। शारीरिक व मानसिक दोनों क्रियाएं बनकर व्यवहार करता है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। तो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अधिगम जब अत्यधिक स्थायी हो जाता है तो आदत बन जाता है और आदत अत्यधिक स्थायी हो जाए तो वे शील गुण बन जाती है। तो शील गुण के 3 प्रकार बताए हैं। तो शील गुण का सिद्धांत किसने दिया है? तो आलपोर्ट व कैटल ने इसका नाम अधिक महत्वपूर्ण है। अगर शील गुण सिद्धांत आए अगर आलपोर्ट हो तो आलपोर्ट सही लगा देना, नहीं तो फिर कैटल। अगर ऑप्शन में हो तो आप कैटल सही लगा सकते हो। नेक्स्ट है इसके जो प्रकार बताए हैं 3 प्रकार बताए शील गुण के। कार्डिनल शील गुण, केंद्रीय शील गुण और गौण शील गुण। तो कार्डिनल शील गुण में क्या होता है? ऐसा शील गुण जिसकी वजह से व्यक्ति संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध हो जाए कार्डिनल शील गुण कहलाता है। जैसे महात्मा गांधी में सत्यम अहिंसा का शील गुण है, मदर टेरेसा में मातृत्व का शील गुण है, भगवान श्री रामाचार्य में मर्यादा का शील गुण है। कोई भी व्यक्ति है उसके एक विशेषता के बारे में बताया जाता है बार बार तो वो क्या कहलाता है? वो उसका कार्डिनल शील गुण कहलाता है। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर ईमानदार है तो अगर उसके बारे में एक ही चीज़ है उसमें फेमस हो तो वो क्या कहलाती है? कार्डिनल शील गुण कहलाती है। जैसे महात्मा गांधी में किसका गुण था? सत्यम अहिंसा का शील गुण था। ठीक है। अब केंद्रीय शील गुण के बारे में बात करते हैं। केंद्रीय शील गुण जो है एक व्यक्ति में कई शील गुण हो अर्थात जब व्यक्ति अपनी कई विशेषताओं की वजह से जाना जाता है तो व्यक्ति में केंद्रीय शील गुण अधिक होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण में व्यक्ति विशेष गुण जैसे दया, सहानुभूति, अगर एक से अधिक गुण हो किसी व्यक्ति में, अगर एक से अधिक गुण है
ठीक है। किसी व्यक्ति में अगर एक से अधिक गुण है तो वो उसको क्या कहलाता है, केंद्रीयशील गुण कहलाता है। ठीक है। कार्डिनल में तो क्या होता है, सिर्फ एक गुण में विश्व प्रसिद्ध हो जाता है, पर अगर एक या एक से अधिक या दो से अधिक हो तो वह केंद्रीयशील गुण हो जाएगा। ठीक है। गौणशील गुण क्या होता है कि ऐसा शील गुण जो केंद्रीय एवं कार्डिनल शील गुण दोनों की मदद करता है, गौणशील गुण कहलाता है। जो गौणशील गुण किसे कहते हैं, मान लो ये गौणशील गुण है, गौणशील गुण, तो इसमें केंद्रीय भी हो जाएगा और कार्डिनल शील गुण दोनों सम्मिलित रूप से अगर इसकी मदद करते हो तो उसको गौणशील गुण कहा जाता है। अर्थात वे गौण आदत जो थोड़े ज़्यादा स्थायी शील गुण और गौणशील गुण कहलाते हैं। नेक्स्ट है, मिस्टर अमित की उपलब्धि में निष्ठा और व्यक्तित्व की यह प्रकृति उसमें जीवन भर व्याप्त रहती है। आलपोर्ट के वर्गीकरण के अनुसार लक्षण कहलाता है, तो क्या कहलाता है, प्रधान और कार्डिनल कहलाता है, क्योंकि अमित में क्या है, निष्ठा है। ठीक है। मिस्टर अमित की उपलब्धि में निष्ठा है और व्यक्तित्व की प्रकृति लक्षण में क्या कहलाती है, तो प्रधान और कार्डिनल कहलाती है। यहाँ सिर्फ एक गुण के बारे में बात की है। ठीक है। दो से अधिक के बारे में होती है तो केंद्रीयशील गुण कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, गॉर्डन आलपोर्ट के व्यक्तित्व के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए यदि अध्यापक विद्यार्थी के विशेषताओं की पहचान करना चाहता है तो निम्न विकल्पों में से किन विषयों को अनदेखा करेगा, तो मूल विषय को क्या कर देगा, ये अनदेखा कर देगा। बाकी गौण विधेयक से कर सकता है, केंद्रीय विधेयक से कर सकता है और प्रधान विषय के वो क्या कर सकता है, उसकी पहचान कर सकता है। नेक्स्ट है, केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुण की संख्या कितनी है, तो केटल द्वारा विकसित किए गए तो उन्होंने क्या दिया था, 16 पीएफ परीक्षण दिया था, 16 व्यक्तित्व कारक का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व का 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक तो वह केटल कहलाते हैं। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी है, तो व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली आरबी केटल ने दी है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व का शील गुण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित नहीं किया है, इसके लिए बोनस दिया गया है क्योंकि गॉर्डन आलपोर्ट ने भी दिया है और केटल ने भी दिया है, तो इसको क्या मिल गया था, हमें बोनस मिल चुका था। नेक्स्ट है, यदि अध्यापक को बालक की अचेतन अभिप्रेरणा और चिंताओं का पता लगाना है तो निम्न में से किसकी परीक्षण का चयन गलत होगा, तो अगर हमें किसी बालक की अचेतन अभिप्रेरणा और चिंताओं का पता लगाना है तो हमें 16 घटक जो परीक्षण है ये चयन गलत होगा। बाकी स्याही धब्बा परीक्षण से हम उसका अचेतन मन की बात कर रहे हैं तो अचेतन मन के बारे में तो हम स्याही धब्बा परीक्षण से ज्ञात कर सकते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी परीक्षण से ज्ञात कर सकते हैं और शब्द साहचर एससीटी परीक्षण से भी ज्ञात कर सकते हैं। बाकी 16 जो पीएफ परीक्षण है ये अचेतन मन के लिए नहीं होता, ये चेतन मन के लिए होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उपागम व्यक्तित्व सिद्धांतों में से संबंधित नहीं है, जो एक तंत्रात्मक उपागम जो है ये व्यक्तित्व सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। शील गुण उपागम जो है व्यक्तित्व सिद्धांतों से संबंधित है, टाइप या प्रकार उपागम है और मानवतावादी उपागम है, जो एक तंत्रात्मक उपागम जो है व्यक्तित्व सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय चिकित्सकों फिजिशियन के अनुसार व्यक्तित्व के 3 अवयव पित्त, बाइल, वात, वायु और कफ म्यूकस व्यक्तित्व का वर्गीकरण कहलाता है। के लिए भी शायद हमें बोनस मिला होगा, तो व्याख्या देख लेते हैं कि भारतीय आयुर्वेद चरक संहिता के अनुसार स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार हैं। तो भारतीय आयुर्वेद चरक संहिता के अनुसार वात प्रधान व्यक्तित्व, इसे सतोगुणी भी कहते हैं। जो वाक प्रधान होता है इसे क्या कहा जाता है, सतोगुणी भी कहते हैं। पित्त प्रधान व्यक्तित्व इसको क्या कहा जाता है, रजोगुणी कहा जाता है। और कफ प्रधान इसे तमोगुणी कहा जाता है। तो वात प्रधान में सतोगुणी, पित्त प्रधान में रजोगुणी और कफ प्रधान में तमोगुणी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है, तो जैविक निर्धारक जो है वह आनुवांशिक प्रभाव व जैविक निर्धारक नहीं है। जन्म क्रम जो है वह जैविक निर्धारक है। आकांक्षा स्तर है, सामाजिक आर्थिक स्तर है। व्याख्या देख लेते हैं, व्यक्तित्व के निर्धारक हैं, घटक हैं। जैविक कारक क्या होते हैं, जैविक कारक या आनुवांशिक कारक शारीरिक संरचना तथा शारीरिक स्वास्थ्य, शरीर, रसायन, ग्रंथियाँ, स्नायु मंडल, तंत्रिका तंत्र को क्या कहा जाता है, जैविक कारक कहा जाता है। और पर्यावरणीय कारक या सामाजिक कारक का संबंध व्यक्तित्व के आसपास और वातावरण व समाज से होता है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? तो स्थितिजन्य संरचना जो है ये जैविक निर्धारक नहीं होता है। जैविक निर्धारक में क्या आता है? शारीरिक संरचना है, स्वास्थ्य है, शरीर है, रसायन है, ग्रंथियाँ हैं, ये जैविक निर्धारक है। ठीक है, जिससे जीवों का निर्माण होता है वही जैविक निर्धारण है। तो तंत्रिका तंत्र जैविक निर्धारक हैं। वाहिनीहीन ग्रंथियाँ हैं, दैहिक संरचना है। बाकी स्थितिजन्य जो संरचना है, जो स्थिति है, वह स्थिति जो कोई जैविक निर्धारक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। तो व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण हिप्पोक्रेट्स ने वर्गीकृत किया है। पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने दिया है? तो हिप्पोक्रेट्स ने दिया है। हिप्पोक्रेट्स ने पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण दिया है। व्याख्या देख लें। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण यूनानी चिकित्सा शास्त्री हिप्पोक्रेट्स ने शारीरिक द्रव्यों के आधार पर दिया है। तो हिप्पोक्रेट्स ने वर्गीकरण किसके आधार पर दिया है? तो शारीरिक द्रव्यों के आधार पर दिया है। अगर व्यक्ति क्रोधी और पीला द्रव्य है तो पीला द्रव्य में व्यक्ति क्या होता है? क्रोधी और चिड़चिड़ा होता है, तुकन मिजाजी व क्रोधी होगा। अगर पीला द्रव्य होगा तो व्यक्ति क्रोधी, चिड़चिड़ा व तुकन मिजाज क्रोधी व चिड़चिड़ा होगा। निराशावादी, सेकंड है निराशावादी व्यक्ति का पित्त कैसा होता है? तो काला और द्रव्य होता है। विषादी, चिंतित, निराशावादी और कुंठित होता है। अगर द्रव्य क्रोधी है तो पीला द्रव्य होगा और तुकन मिजाजी व क्रोधी होगा। निराशावादी है तो काला द्रव्य होगा, विषादी, चिंतित, निराशावादी होगा। उत्साही है तो उसका रक्त द्रव्य होगा। ठीक है, रक्त द्रव्य के लोग कैसे होते हैं? उत्साही होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, सक्रिय होते हैं, आशावादी होते हैं। और विरक्त क्या होते हैं? कफ द्रव्य होता है। तो शांत, कमजोर और संवेदनशील होते हैं। तो आप ऐसे याद रख लेना कि अगर रक्त होगा, रक्त द्रव्य में व्यक्ति कैसे होंगे? उत्साही और खुश मिजाजी होंगे। कफ की बात करते हैं तो कफ में व्यक्ति कैसे होंगे? शांत, कमजोर व संवेदनशील होंगे। अगर पीला द्रव्य होगा तो पीले में लोग कैसे होते हैं? क्रोधी होते हैं। ठीक है, और काले द्रव्य में कैसे होते हैं? तो काला कैसा होता है? निराशा होता है, काला में निराशा होगा। नेक्स्ट है हिप्पोक्रेट्स द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार जो बालक निराशावादी, दुखी या संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो निराशावादी, दुखी व संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं वह जो है विषादग्रस्त व मेलकोनिक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विषादग्रस्त मेलकोनिक कहा जाता है। नेक्स्ट है अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तावित है? तो अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण हैंस आइजैक के द्वारा प्रस्तावित है। व्याख्या देख लेते हैं। कुछ मनोविज्ञान ने व्यक्तित्व के वर्गीकरण मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर दिया है। इसमें जुंग, आइजैक द्वारा गिलफोर्ड का नाम प्रमुख है। अगर व्यक्तित्व विभिन्नता की बात करें, अंतर्मुक्ति या बहुमुखता या व्यक्तित्व के लक्षण के बारे में बात करें तो इसमें जुंग ने भी दिया है। जुंग के बाद आइजैक ने दिया है और गिलफोर्ड ने भी इसका प्रमुख स्थान रहा है। ठीक है, तो आइजैक ने 1947 में मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। अंतर्मुखता, इंट्रोवर्जन तथा बहिर्मुखता, एक्सट्रोवर्जन। अंतर्मुखता, इंट्रोवर्जन तथा बहिर्मुखता, एक्सट्रोवर्जन, स्नायु विकृति तथा स्थिरता, मनोविकृति तथा पराहम की क्रियाएं बताई हैं। तो अंतर्मुखता, स्नायु विकृति और मनोविकृति। अंतर्मुखता या बहिर्मुखता तथा उभयधर्मी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है? तो ये जुंग के द्वारा दिया गया है। तो इसमें जो जुंग के द्वारा भी दिया गया है, आइजैक और गिलफोर्ड के द्वारा भी इसका प्रमुख स्थान रहा है। नेक्स्ट है युंग के अनुसार व्यक्तित्व की टाइपोलॉजी प्ररूप विज्ञान में समाजसेवी, राजनीतिक, व्यापार और प्रबंधन, एग्जीक्यूटिव निम्न में किस श्रेणीबद्ध में आते हैं? तो ये जो राजनीति है, समाजसेवी है आदि जो है बहिर्मुखी व्यक्तित्व में आते हैं। नेक्स्ट है जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं। तो जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार अंतर्मुखी और बहिर्मुखी हैं और इसके अलावा जुंग के अलावा आइजैक व गिलफोर्ड ने भी दिया है। नेक्स्ट है कौन सा स्प्रेंगर के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है? तो सुडोलकाई जो है यह स्प्रेंगर के द्वारा व्यक्तित्व वर्गीकरण नहीं है। स्प्रेंगर ने सैद्धांतिक वर्गीकरण दिया है, कलात्मक दिया और सामाजिक दिया है। तो व्याख्या देख लेते हैं। स्प्रेंगर ने मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं। तो स्प्रेंगर ने कितने प्रकार बताए हैं? तो स्प्रेंगर ने 6 प्रकार बताए।
तो इसमें कितने शब्द हैं स्प्रेंगर में? 6 शब्द हैं। तो उन्होंने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? तो 6 प्रकार बताए हैं। तो प्रकार देख लेते हैं। स्प्रेंगर ने सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सौंदर्यात्मक प्रकार बताए हैं। स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं। सैद्धांतिक, थियोरेटिकल, आर्थिक, इकोनॉमिकल, सामाजिक, सोशियल, राजनीतिक, पॉलिटिकल, धार्मिक, रिलीजियस और सौंदर्यात्मक एस्थेटिक कितने प्रकार बताए? 6 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट हैं एच शेल्डन ने सभी मनुष्यों के शारीरिक आयामों को गोलाकाय, मध्यकाय, लंबाकाय श्रेणियों में विभक्त किया है। व्यक्तित्व का सिद्धांत कहलाता है तो प्रारूप सिद्धांत या प्रकार सिद्धांत कहलाता है। एच शेल्डन ने मनुष्य के शारीरिक आयाम को कैसे परिभाषित किया है? तो उन्होंने गोलाकाय प्रकार बताए हैं, गोलाकाय प्रकार बताया है, मध्यकाय प्रकार बताया है। किसने? शेल्डन ने। लंबकाय प्रकार बताया है। तो इसमें व्यक्तित्व का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो प्रारूप व प्रकार सिद्धांत कहलाता है। तो व्याख्या देख लेते हैं। शरीर रचना सिद्धांत के प्रवर्तक WH शेल्डन थे। तो शरीर रचना सिद्धांत किसने दिया है? तो शरीर रचना सिद्धांत तो WH शेल्डन ने दिया है। इन्होंने शारीरिक गठन व संरचना के आधार पर व्यक्तित्व की व्याख्या करने का प्रयास किया है। शेल्डन अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं तो गोलाकृति है, आयताकृति है और लंबाकृति है। तो शेल्डन ने कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। कैसे? गोलाकृति, आयताकृति जिसको मध्यकाय भी कहा जाता है और लंबाकृति बताई है। गोलाकृति में इंडोमॉर्फिक में पिकनिक जैसा गोल मटोल, भोजन प्रेमी, आराम पसंद और सामाजिक हंसमुख होता है। तो गोलाकृति या इंडोफॉर्मिक जो व्यक्तित्व प्रकार बताया है इसमें व्यक्ति कैसा होता है? गोल मटोल और भोजन प्रेमी होता है। आयताकृति मेसोमॉर्फिक में व्यक्ति एथलेटिक जैसा रोमांच प्रिय और खेलकूद प्रेमी और प्रभुत्ववादी, जोशीला और उद्देश्य केंद्रित होता है। और लंबाकृति एक्टोमॉर्फिक में व्यक्ति लैक्टोसोमेटिक जैसा शारीरिक रूप से कमजोर, एकांत प्रिय, शारीरिक श्रम में असमर्थ, थकने वाला होता है। तो शारीरिक शेल्डन ने कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। गोलाकृति, आयताकृति या मध्यकाय और लंबाकृति प्रकार बताए हैं। एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। नेक्स्ट है हर्षित, सामाजिक, बहिर्मुखी एवं स्नेहशील है। शेल्डन के अनुसार वह किस वर्ग में आता है? अगर वो बहिर्मुखी है और हर्षित, सामाजिक, बहिर्मुखी और स्नेहशील है तो वह एंडोमॉर्फिक। तो किस में आता है? वह एंडोमॉर्फिक में आता है, मतलब गोलाकृति में आता है। ठीक है। सामाजिक तो है, सामाजिक अगर व्यक्ति होगा तो वो किस में आ जाएगा? गोलाकृमि में आ जाएगा। नेक्स्ट है शेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकरण किया है? तो शेल्डन ने व्यक्तित्व को, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि शारीरिक रचना के आधार पर वर्गीकरण किया है। तो शेल्डन ने व्यक्तित्व का शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व किया है। गोलाकृति, आयताकृति और लंबाकृति, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा। पिकनिक जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सेकंड में पिकनिक जो व्यक्ति है वह छोटा कद का, चौड़ी छाती और लोकप्रिय होता है। पिकनिक वाला जो व्यक्ति है वह छोटा और चौड़ी छाती व लोकप्रिय होता है। एस्थेटिक जो व्यक्ति है वह कमजोर, लंबा व संवेदनशील व पतला होता है। एथलेटिक जो है व्यक्ति है वह गठीला शरीर व मजबूत होता है। और डा प्लास्टिक जो है वह मिश्रित प्रकार होता है। तो पिकनिक में व्यक्ति कैसा होता है? तो पिकनिक में व्यक्ति लोकप्रिय होता है, वह छोटे कद का होता है। एस्थेटिक में व्यक्ति कमजोर, लंबा व संवेदनशील एवं पतला होता है। एस्थेटिक में कैसा होता है? पतला होता है। पिकनिक में छोटा होता है। एथलेटिक में कैसा होता है? गठीला और मजबूत होता है। और डायस्टिक में क्या होता है? मिश्रित प्रकार होता है। नेक्स्ट है क्रेचमर के अनुसार स्थूलकाय प्रकार के व्यक्तित्व स्वभाव से होते हैं तो प्रसन्नचित्त होते हैं। क्रेचमर के अनुसार स्थूलकाय प्रकार के व्यक्तित्व जो क्या होते हैं? प्रसन्नचित्त होते हैं। क्रेचमर के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार क्रेचमर ने अपनी पुस्तक फिजिक्स एंड कैरेक्टर में शरीर की शारीरिक रचनाओं के आधार पर व्यक्तित्व किया है। तो क्रेचमर की पुस्तक का नाम क्या है? तो क्रेचमर की पुस्तक का नाम फिजिक्स एंड कैरेक्टर है। उन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। गोलाकाय, पिकनिक टाइप, सुडोलकाय,
एथलेटिक टाइप और लंबा काय लेप्टोसोमेटिक टाइप बताया है। तो क्रैशमैन ने अपने 3 प्रकार बताए हैं। तो गोलाकाय में क्या होता है, ऐसे लोग कद में छोटे, शरीर मोटा एवं मजबूत, अधिक चर्बी वाला, सामाजिक एवं उदारवादी, गुस्सा नहीं आता। गोलाकाय जो व्यक्ति या पिकनिक टाइप जो व्यक्ति को गुस्सा नहीं आता, पर ये शरीर से थोड़े मोटे मजबूत होते हैं, मिलनसार होते हैं, खाने पीने के शौकीन, भोजन प्रेमी व घूमने फिरने के वाले होते हैं और कभी भी गुस्सा नहीं आता है। नेक्स्ट है सुडोलकाय या एथलेटिक टाइप जो है, इसमें मजबूत शरीर, ताकतवर, हष्ट-पुष्ट मांसपेशियों वाले स्वभाव से साहसी, बलवान, सामाजिक व इनसे गुस्सों पर नियंत्रण नहीं होता है। तो सुडोलकाय व्यक्ति को क्या कहा जाता है, एथलेटिक टाइप कहा जाता है। इसमें शरीर कैसा होता है, मजबूत होता है, ताकतवर, मांसपेशी और साहसी और बलवान और सामाजिक होते हैं। तो स से सुडोलकाय और स से क्या होते हैं, ये सामाजिक होते हैं। और गोलाकाय जो है ये मिलनसार और भोजन प्रेमी होते हैं। लंबा काय या लेप्टोसोमेटिक में व्यक्ति और इसको एस्थेटिक टाइप भी कहा जाता है। तो इसमें व्यक्ति दुबला पतला, कमज़ोर, चिड़चिड़ा स्वभाव वाला और दूसरों से निंदा करने वाला और गुस्सा हमेशा नाक पर होता है। जो लंबे व्यक्ति क्या होते हैं, लंबे व्यक्ति की नाक कैसी होती है, लंबी होती है, तो इनका गुस्सा हमेशा कैसा होता है, नाक पर होता है। और ये निंदा करने वाले दुबले पतले, कमज़ोर, चिड़चिड़े स्वभाव वाले होते हैं। नेक्स्ट है, तो क्रैशमैन ने बताया है। तो क्रैशमैन के अगर आपको आ जाए कि कौन सा प्रकार नहीं है, तो आप उसमें से आप देख के लगा देना कि गोलाकाय पिकनिक टाइप तो है, सुडोलकाय एथलेटिक भी है, लंबा काय लेप्टोसोमेटिक या एस्थेटिक प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रैशमैन द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व का एक प्रकार नहीं है। तो ये देखो आ गया, पिकनिक है, एस्थेनिक है, एथलेटिक है, पर एंडोमॉर्फी तो नहीं बताया है ना, ये तो शेल्डन ने बताया था। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने वर्गीकृत किया है। तो व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर क्रैशमैन ने वर्गीकृत किया है। संरचना की बात कर रहे हैं कि शारीरिक संरचना के आधार पर क्रैशमैन ने किया है। नेक्स्ट है, विचारों के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन 3 भागों में किया गया है। अमूर्त विचारक, फिर विचार विचारक और स्थूल विचारक। ये वह विचारक कौन है, तो वह थार्नडाइक है। थार्नडाइक ने जो है विचारों के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया है। तो विचारों के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किसने किया है, तो थार्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान भी कहा जाता है। तो थार्नडाइक ने विचारों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, जैसे अमूर्त विचारक, विचार विचारक और स्थूल विचारक। ठीक है, तो व्याख्या देख लेते हैं। थार्नडाइक ने कल्पना एवं विचार शक्ति के आधार पर व्यक्ति के 3 प्रकार बताए हैं। प्रत्यक्ष विचारक, आइडियल थिंकर्स, जैसे पुलिस अधिकारी क्या होते हैं, प्रत्यक्ष विचारक होते हैं। सूक्ष्म विचारक, एब्स्ट्रैक्ट थिंकर, जैसे सूक्ष्म विचारक किसके होते हैं, तो न्यायाधीश के होते हैं। स्थूल विचारक, कॉन्क्रीट थिंकर्स, ये किसके होते हैं, तो व्यापारी के होते हैं। तो थार्नडाइक ने कभी कभी अंग्रेजी में भी पूछ लेते हैं कि थार्नडाइक के कौन से निम्न से कौन सा प्रकार नहीं है। तो थार्नडाइक ने आइडियल थिंकर बताया है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकर बताया है और कॉन्क्रीट थिंकर के बारे में भी बताया है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व का टाइप ए प्रस्तावित किया गया है। तो टाइप ए जो है फ्रीडमैन तथा रोजरमैन के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो व्यक्तित्व का जो प्रकार ए प्रस्तावित किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, तो प्रकार ए को फ्रीडमैन व रोजरमैन के द्वारा बताया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। फ्रीडमैन एवं रोजरमैन ने व्यक्तित्व के 2 प्रकार, टाइप ए उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा वाले, तो टाइप ए वाले कैसे होते हैं, उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा वाले होते हैं, और टाइप बी में वर्गीकृत किया गया है, और टाइप बी में भी वर्गीकृत किया है। तो और मॉरिसन ने टाइप सी व्यक्तित्व के बारे में सुझाया है। तो टाइप ए के बारे में टाइप ए फ्रीडमैन और रोजर ने जो है टाइप ए और बी के बारे में बताया है, और टाइप सी के बारे में किसने सुझाया है, तो मॉरिसन ने जो है टाइप सी दिया है। मॉरिसन ने क्या दिया है, टाइप सी दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रकृति में सभी व्यक्तित्व व व्यवहार संबंधी गुणों का निर्धारण एक विशेष रूप में संपन्न होता है। इस वितरण को कहा जाता है, तो सामान्य संभाव्यता वक्र कहा जाता है कि प्रकृति में सभी व्यक्तित्व व व्यवहार संबंधी गुणों का वितरण एक विशेष रूप में संपन्न होता है, तो उसको सामान्य संभाव्यता वक्र कहा जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। सामान्य संभाव्यता का वक्र का तात्पर्य, यदि व्यक्तियों के समूह को यदि किसी शील गुण पर मापा जाए, तो बहुत ही कम व्यक्तियों में वह शील गुण अधिकम या कम मात्रा में होगा, और अधिकतम ऐसे व्यक्ति होंगे जिसमें शील गुण अधिक मात्रा में होगा। अर्थात एक कक्षा में मंद या तेज
बुद्धि के बजाय सामान्य बुद्धि के ज़्यादा बच्चे होंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। जो फ्राइड है व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है, बाकी व्यक्तित्व के गुण आइजैक ने बताए हैं, कैटल ने बताए हैं और आल्पोर्ट ने बताए हैं। व्याख्या है, सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। व्यक्तित्व के विशेषताओं को ही व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत कहा जाता है। इससे संबंधित मनोविज्ञान गार्डनर भी जो है व्यक्तित्व सिद्धांत से संबंधित है। आल्पोर्ट है, आल्पोर्ट के अनुसार रेमंड कैटल है और आइजैक, ये सारे व्यक्तित्व विभिन्नता से संबंधित हैं, व्यक्तित्व के सिद्धांत से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित्त और सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्तित्व के जुंग ने नाम दिया है तो बहिर्मुखी दिया है। जो व्यक्ति सामाजिक प्रसन्नचित्त होते हैं वह क्या कहलाते हैं, बहिर्मुखी कहलाते हैं। नेक्स्ट है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं तो प्रबल व्यक्ति जो सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं है। तो बहिर्मुखी व्यक्ति क्या होता है, सरलता से परेशान नहीं होता है। उभयमुखी व्यक्तित्व की विशेषता है तो इनका स्वभाव अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का मिश्रण जो क्या कहलाता है, उभयमुखी कहलाता है। ये क्या अपने सामंजस्य होता है, इनमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के क्या होता है, सामंजस्य व एडजस्टमेंट होता है। नेक्स्ट है, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है तो वह अंतर्मुखी कहलाता है। तो अंतर्मुखी संकोची, स्वार्थी, एकांत प्रिय, लज्जाशील, अल्पभाषी, आत्मकेंद्रित और सिद्धांतवादी होते हैं। नेक्स्ट है अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है तो इसमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। ये कथन सकते हैं कि इसमें सामाजिकता के गुण क्या है, कम पाए जाते हैं। इनके मुख अंदर की ओर धंसा होता है, इनके मुख की बनावट अन्य से भिन्न है, इसके नेतृत्व के गुण पाए जाते हैं। बाकी ये सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। बाकी सामाजिकता के गुण सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं, तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है तो संदेही, शंकालु में एकांत प्रिय रहने वाले हैं। नेक्स्ट है अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार है तो मनोवैज्ञानिक प्रकार है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार है, तो ये मनोवैज्ञानिक प्रकार है। बस शरीर की रचना तो है नहीं, समाज भी है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, किसने व्यक्तित्व के किसी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है, तो व्यक्तित्व के सिद्धांत को स्किनर ने सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है। बाकी सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया है, कैटल ने दिया है, आल्पोर्ट ने दिया है, गार्डनर ने दिया है, जुंग ने तो प्रकार सिद्धांत दिया है। व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषण सिद्धांत प्रतिपादित किया है तो व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया है, तो सिगमंड फ्राइड ने दिया है मनोविश्लेषण सिद्धांत। व्याख्या देख लेते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन फ्राइड ने किया है। इसके अनुसार व्यक्तित्व के 3 अंग इदम, अहम, पर अहम, तो ईड, ईगो व सुपर ईगो दिए हैं। किसने दिए हैं, मनोविश्लेषण सिद्धांत ने दिए हैं। ये तीनों घटक सुसंगठित कार्य करते हैं तो व्यक्ति समायोजित करता है। इसमें संघर्ष की स्थिति व्यक्ति असमायोजित हो जाता है। फर्स्ट है इदम व्यक्ति, इदम में क्या होता है, ये जन्मजात प्रकृति है। तो इदम में क्या होती है, एक जन्मजात प्रकृति है। इसमें वासनाएं और दमित इच्छाएं होती है। यह तत्काल सुख व संतुष्टि पाना चाहता है। इदम क्या पाना चाहता है, तत्काल सुख व संतुष्टि पाना चाहता है। यह पूर्ण अचेतन में कार्य करता है। यह पार्श्विकता का प्रतीक है। यदि व्यक्ति की शारीरिक संरचनाएं, शारीरिक इच्छाएं व उसके मानसिक स्तर पर हावी है तो इस स्थिति में इदम कहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपराधी, भौतिकवादी, सांसारिकता से ग्रसित होते हैं। अहम जो है, अहम या इदम और पर अहम के बीच संघर्ष में मध्यस्थता करते हुए इन्हें जीवन की वास्तविकता से जोड़ता है। अहम में क्या होता है, इदम और पर अहम। अहम में जो इदम व पर अहम होता है, अहम मानवता का प्रतीक है। तो अहम किसका प्रतीक है, अहम मानवता का प्रतीक है। जिसका संबंध वास्तविक जगत से होता है, जिसमें अहम दृढ़ व क्रियाशील होता है, वह व्यक्ति समायोजन में सफल रहता है। इस प्रकार व्यक्ति के तीनों घटकों को समायोजन का परिणाम कहते हैं। सुपर ईगो जो है, यह सामाजिक मान्यताओं व परंपराओं के अनुरूप कार्य करते हैं कि प्रेरणा देते हैं। यह आदर्श, संस्कार, त्याग, बलिदान के लिए तैयार करते हैं। यह देवत्व का प्रतीक होते हैं। नेक्स्ट है, फ्राइड के अनुसार मन की संरचना सही कोटि है। तो फ्राइड के अनुसार
इदम, अहम और अतिहम या पराहम ये सही क्रम होता है। नेक्स्ट है मनोविश्लेषण सिद्धांत के मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार अतृप्त असामाजिक इच्छाओं का संबंध है। तो अतृप्त व असामाजिक इच्छाओं का संबंध क्या कहलाता है? इदम कहलाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का भाग तार्किक रूप से नियंत्रित जो वास्तविकता के नियम पर आधारित होता है? जो अहम कहलाता है। व्यक्तित्व का जो भाग तार्किक रूप है जो वास्तविकता से नियम से संबंधित है। तो वास्तविकता के नियम से कौन संबंधित है? तो अहम जो है वास्तविकता के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का कौन सा भाग समाज के नैतिक मूल्यों और आदर्शों के आधार पर विकसित होता है? तो ये परा अहम कहलाता है। नेक्स्ट है जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडारगृह निम्न में से किसका होता है? तो वह इदम में होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हमारे इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार ग्रह है? जो इदम है वह इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार ग्रह है। नेक्स्ट है फ्राइड की अनुशासित व्यक्ति की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन सा मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत ही तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता व नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है? तो वह क्या कहलाता है? तो वह इदम कहलाता है। जो समाज की परवाह नहीं करता और स्वयं के बारे में सोचता है, स्वयं की इच्छा के बारे में सोचता है, तो वह क्या कहलाता है? इदम कहलाता है। और अहम क्या किसे कहते हैं? जो समाज की भी परवाह करे और खुद की भी परवाह करे, दोनों को संतुलन बिठाकर चले, उसको अहम कहा जाता है। और जो पराहम या सुपर ईगो में क्या होता है कि सिर्फ समाज के बारे में ही सोचता, अपने बारे में नहीं सोचता, वो क्या कहलाता है? सुपर ईगो या पराहम कहलाता है। नेक्स्ट है फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सा विकास अवस्थाओं में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? तो लैंगिक अवस्था में बच्चों का ध्यान कहाँ जाता है? जननांगों की तरफ जाता है। नेक्स्ट है वह प्रथम मनोवैज्ञानिक जिनसे मानव व्यक्तित्व के अवचेतन मन की की व्यवस्थित रूप में छानबीन का प्रयास किया है। तो सिगमंड फ्राइड ने अवचेतन भाग के बारे में बताया है। सिगमंड फ्राइड ने किसके बारे में बताया है? तो अवचेतन भाग के बारे में बताया है। नेक्स्ट है किसे अहमग्रस्त छात्र की विशेषता के रूप में नहीं माना जा सकता? तो लक्ष्य की प्राप्ति हेतु छात्र अपेक्षित तल्लीनता प्रदर्शित करता है, तो यह अहमग्रस्त छात्र की विशेषता नहीं है। बाकी छात्र किसी पुरस्कार की इच्छा द्वारा अनुप्रेरित होता है, ये कथन सत्य है। छात्र अपने आकांक्षा स्तर को अपने आत्म संप्रत्ति के अनुसार निर्धारित करता है। अपेक्षित मानदंडों के अनुसार छात्र अपने व्यवहार को टालने की चिंता व्यक्त करता है। नेक्स्ट है एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें क्या होता है? मजबूत अहम बनाया जाता है। एक संतुलित व्यक्ति क्या होता है? जिसमें मजबूत अहम होता है। अहम वाला व्यक्ति क्या है? दूसरों के बारे में भी सोचता है, खुद के बारे में भी सोचता है, संतुलन बनाकर चलता है। नेक्स्ट है अवचेतन से प्रयुक्त व्यूह रचना जो अहम को दुश्चिंता से बचाती है वह रक्षा युक्ति कहलाती है। अवचेतन से प्रयुक्त व्यूह रचना जो अहम को दुश्चिंता से बचाती है वो क्या कहलाती है? रक्षा युक्ति कहलाती है। नेक्स्ट है अहम का क्या कार्य है? जो अहम का कार्य है ईदम व वास्तविकता के बीच समन्वय की भूमिका निभाना है। अहम का कार्य है ईदम व वास्तविकता के बीच समन्वय की व समायोजन की भूमिका को निभाना है। नेक्स्ट है सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो अचेतन मन को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि स्वप्न विश्लेषण विधि है। तो अचेतन मन के बारे में हम स्वप्न विश्लेषण के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी है? तो सिगमंड फ्राइड के द्वारा मनोलैंगिक विकास की अवस्था ईडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था जो है मनोलैंगिक विकास की अवस्था है। सिगमंड फ्राइड ने ईडिपस को लिंग प्रधान अवस्था की प्रवृत्ति माना है, ना कि एक अवस्था माना है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व के विकास को समझने के लिए किसने ईडियस कॉम्प्लेक्स प्रत्यय दिया है? तो सिगमंड फ्राइड ने दिया है। ईडियस कॉम्प्लेक्स प्रत्यय किसने दिया है? तो सिगमंड फ्राइड ने दिया है। नेक्स्ट है मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो इड पर आच्छादित रहता है, यह कहलाता है। तो दबाव कहलाता है। ईगो क्या होता है? इड पर आच्छादित होता है, यह दबाव कहलाता है। और मनोविज्ञान ने इसे प्रथम बल के रूप में भी मान्यता दी है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी विशेषता व्यक्तित्व के सीधे प्रभावित करती है?
तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सभी जो है व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। शारीरिक गठन व सामाजिक व्यवहार व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। सामाजिक एवं आध्यात्मिक योग्यता है, संवेगात्मक आयाम है, अनुभव, ये चारों जो हैं सभी सत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट है व्यक्तित्व मापन की एक तकनीक में कर्ता व्यक्तित्व को अनेक चित्र दिखाकर दृश्य पर आधारित पात्रों के विचारों एवं भावनाओं को एक कहानी के बारे में बनाने को कहा जाता है। ये तकनीक कहलाती है तो प्रक्षेपी तकनीक कहलाते हैं कि व्यक्तित्व मापन की एक तकनीक है जिसमें कर्ता क्या करता है, कर्ता अनेक चित्र दिखाकर उसके विचार और भावनाओं के बारे में एक कहानी बनाने को कहा जाता है। तो ये तकनीक क्या कहलाती है, प्रक्षेपी तकनीक या प्रोजेक्ट मेथड कहलाती हैं। प्रक्षेपी युक्तियाँ, प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्राइड ने किया है। तो प्रक्षेपण शब्द का यूज़ किसने किया है, तो सिगमंड फ्राइड ने किया है। व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, पहली विधि है प्रक्षेपी विधि। सीधे सीधे ही व्यवहार का पता कर व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है, उसे क्या कहलाता है, प्रक्षेपी विधि किसको कहते हैं, जिसमें सीधे सीधे व्यवहार के बारे में पता किया जाता है, वो प्रक्षेपी विधि कहलाती हैं। और व्यक्तित्व का निर्धारण कर लिया जाता है। व्यक्तिनिष्ठ विधि है। प्रक्षेपी विधियाँ कौन सी हैं, तो प्रक्षेपी विधियाँ रोशा स्याही धब्बा परीक्षण, IBT इंक ब्लॉक टेस्ट जो है, रोशा स्याही धब्बा परीक्षण जो है ये प्रक्षेपी विधि है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, TAT परीक्षण, शब्द साहचर्य FWAT जो है शब्द साहचर्य परीक्षण, ये भी प्रक्षेपी विधि है। वाक्य पूर्ति परीक्षण SCT, ये भी एक प्रक्षेपी विधि है जिसके माध्यम से डायरेक्ट हम किसी भी व्यवहार के बारे में जान सकते हैं। बाल अंतर्बोध विधि, CAT परीक्षण, खेल एवं ड्रामा परीक्षण, ये सारे जो है प्रक्षेपी विधियाँ हैं। प्रक्षेपी विधियाँ उसे कहते हैं जिसके बारे में हम डायरेक्ट ही या सीधे सीधे व्यवहार का पता लगा लेते हैं। तो रोशा स्याही धब्बा परीक्षण, IBT, TAT, WFAT, SCT, CAT और PWM आदि जो है प्रक्षेपी विधियाँ हैं। अप्रक्षेपी विधियाँ, इनमें सीधे सीधे ही व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता, अप्रक्षेपी विधियाँ कहलाती हैं। जो है इसमें क्या है, प्रकार दिए गए हैं। आत्मनिष्ठ विधियाँ, अप्रक्षेपी में भी 3 प्रकार दिए गए, आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और मनोविश्लेषण विधियाँ। आत्मनिष्ठ विधियाँ में आत्मकथा विधि होती है, व्यक्तित्व इतिहास विधि होती है, प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूचियाँ। आत्मनिष्ठ जिसमें आत्मा का अध्ययन या व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है, तो आत्मनिष्ठ विधियों में आत्मकथा विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ विधि, इसमें क्या होता है, निरीक्षण किया जाता है, समाज मिति विधि है, शारीरिक परीक्षण है और मानदंड मूल्यांकन के माध्यम से व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन किया जाता है। मनोविश्लेषण विधि में स्वतंत्र शब्द साहस परीक्षण व स्वप्न विश्लेषण होता है। मनोविश्लेषण विधि सिगमंड फ्राइड के द्वारा बनाई गई है जिसमें स्वतंत्र शब्द व साहस परीक्षण के माध्यम से या स्वप्न विश्लेषण के माध्यम से व्यक्तित्व के बारे में पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया था, तो किसने किया था, तो सिगमंड फ्राइड ने सर्वप्रथम प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है व्यक्तित्व मापन में रोशा परीक्षण का प्रयोग किस रूप में किया गया है, तो व्यक्तित्व मापन में रोशा परीक्षण का प्रयोग किस में किया है हमने, प्रक्षेपी तकनीक है ना। रोशा परीक्षण कौन सी तकनीक है, प्रक्षेपी तकनीक है जिसके माध्यम से हम सीधे सीधे व्यवहार के बारे में पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है, तो व्यक्तित्व का अध्ययन जो है यह प्रक्षेपण तकनीक नहीं है। बाकी खेल तकनीक प्रक्षेपण तकनीक है, शब्द साहचर्य प्रक्षेपण तकनीक है, चित्र साहचर्य चित्र के माध्यम के किसी के बारे में जानना, खेल के माध्यम से जानना, शब्द के माध्यम से जानना। पर व्यक्तित्व अध्ययन विधि जो है ये प्रक्षेपी तकनीक या प्रक्षेपी विधि नहीं है, उसके बारे में तो हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, बाकी प्रकार तो नहीं है, ये तकनीक नहीं है। नेक्स्ट है प्रासंगिक अंतर परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की विधि है, तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण ये कौन सी विधि है, तो ये प्रक्षेपी विधि है। आत्मनिष्ठ विधि तो है नहीं, ठीक है, वस्तुनिष्ठ विधि भी नहीं है, प्रायोगिक भी नहीं है। बाकी अगर अंतर्बोध परीक्षण जो है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या ऐसे बोले तो TAT परीक्षण जो है यह प्रक्षेपी विधि है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण नहीं है, तो MMPI जो है यह प्रक्षेपी उदाहरण नहीं है। बाकी TAT परीक्षण है, SCT परीक्षण है,
टी परीक्षण है, SCT परीक्षण है और ड्राई मैन परीक्षण है। ठीक है, ये सारी प्रक्षेपी विधियाँ हैं। बाकी जो MMPI जो है ये प्रक्षेपी विधि नहीं है। नेक्स्ट है थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट मतलब TAT परीक्षण जो है यह किसका उदाहरण है, तो ये प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधियाँ हैं, तो व्यक्तित्व आकलन की कौन सी विधियाँ हैं, वाक्य पूर्ति परीक्षण व क्रम निर्धारण मापनी जो है व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधियाँ हैं। बाकी शब्द साहचर्य और समाज मिति विधि जो है ये प्रक्षेपी विधियाँ नहीं हैं। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड सही हो जाएगा। वाक्य पूर्ति परीक्षण व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि है और क्रम निर्धारण मापनी भी प्रक्षेपण विधि है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधियाँ नहीं हैं, तो थर्ड और फोर्थ जो है वह प्रक्षेपी विधियाँ नहीं हैं। समाज मिति और व्यक्तित्व अध्ययन जो है ये प्रक्षेपी विधियाँ नहीं हैं। बाकी शब्द साहचर्य प्रक्षेपी विधियाँ हैं और वाक्य पूर्ति परीक्षण जो ये क्या है प्रक्षेपी विधियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड और फोर्थ ये दोनों गलत हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ये विधियाँ नहीं हैं। नेक्स्ट है व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी परीक्षण विधि नीचे दी गई है, पहचानिए। तो शब्द साहचर्य जो है कौन सी विधि है, शब्द साहचर्य SCT परीक्षण जो है यह प्रक्षेपी परीक्षण है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है, तो कथानक संप्रत्यय परीक्षण जो है ये कौन सी विधि है, प्रक्षेपी विधि है, कथानक संप्रत्यय परीक्षण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपण विधि से संबंधित है, तो कहानी रचना जो है व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपण विधि से संबंधित है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई गई है। किसी व्यक्ति को क्या दिखाई गई है, चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई गई है, उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा गया, तो ये तकनीक क्या कहलाती है, तो ये तकनीकी कथानक संप्रत्यय क्षण कहलाती है। उसे क्या कहा कि एक चित्र दे दिया और उसको उस पर कहानी बनानी है, तो उसे कथानक संप्रत्यय क्षण परीक्षण कहा गया है। हम कहानी तो कथा में ही बना सकते हैं ना, भूमिका निर्वाह तो कर नहीं रहे, नाटक भी बना नहीं रहे, रोशाक परीक्षण भी नहीं कर रहे हैं, बाकी उन्होंने कहानी की कहा है, तो कथा और कहानी एक ही होती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी तकनीक अचेतन मन में छिपी भावनाओं को जानने में उपयोगी है। अचेतन मन की बात कर रहा है, तो अचेतन मन में छिपी हुई भावनाओं को जानने के लिए हम वाक्य पूर्ति परीक्षण करते हैं। अचेतन मन में छिपी हुई भावनाओं के लिए हम कौन सा परीक्षण करते हैं, वाक्य पूर्ति परीक्षण करते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। वाक्य पूर्ति परीक्षण SCT सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट, इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1910 में पाइन तथा टेंडल ने किया है। तो SCT का प्रयोग कब सर्वप्रथम किसने किया, 1930 में पाइन तथा टेंडल ने किया है। इसके अधूरे वाक्यों को जल्दी से जल्दी भरने को कहा जाता है, जिसके कारण परीक्षार्थी उन शब्दों का प्रयोग करता है जो उसकी इच्छा, भय व डर आदि को व्यक्त करते हैं। इस परीक्षण में परीक्षार्थी को अधूरा लिखा गया वाक्य दिया जाता है, जिससे प्राप्त उत्तर से उसकी अभिव्यक्ति, भाव, इच्छा आदि का ज्ञान होता है। इसे कहानी पूर्ति परीक्षण भी कहा जाता है। तो वाक्य पूर्ति परीक्षण को क्या कहा जाता है, कहानी पूर्ति परीक्षण भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया है, तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या TAT परीक्षण जो है मॉर्गन व मुर्रे के द्वारा दिया गया है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो है मॉर्गन व मुर्रे के द्वारा दिया गया है। कथानक, इसे कथानक बोध परीक्षण व विषय आत्मबोध परीक्षण भी कहा जाता है। इसका निर्माण जो है 1935 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के CD मॉर्गन व मुर्रे ने किया है। इस कहानी में 5 मिनट का समय दिया जाता है और कुल कार्ड कितने होते हैं, तो TAT परीक्षण में कुल कार्ड 30 होते हैं, जिसमें 10 कार्ड केवल महिलाओं के लिए, 10 कार्ड जो है केवल पुरुषों के लिए कार्ड, और केवल 10 कार्ड जो है महिलाओं के लिए होते हैं, और 10 कार्ड जो है वह दोनों के लिए होते हैं। और कुछ किताबों में कुल कार्ड कितने होते हैं, तो कुछ किताबों में 31 कार्ड होते हैं। और इस परीक्षण का प्रयोग 14 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तित्व के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है पुरुष के लिए 10 कार्ड और सामान्य के कार्ड 10 होते हैं। केवल पुरुष के लिए 10 कार्ड और 10 के लिए सामान्य होते हैं, ये दोनों 20-20 हो गए। नेक्स्ट है हेनरी
ए मुर्रे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया है? तो कथानक संप्रत्यय परीक्षण किया गया है। तो हेनरी ए मुर्रे व क्रिस्टियाना डी मुर्रे के द्वारा कौन सा परीक्षण दिया गया है? तो कथानक संप्रत्यय या TAT परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? कथानक संप्रत्यय परीक्षण। ठीक है, ये कथानक संप्रत्यय परीक्षण हमको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो इसको TAT परीक्षण ये किसके द्वारा दिया गया है? हेनरी मुर्रे तथा मॉर्गन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है? तो विश्व आत्मबोधन परीक्षण। तो मुर्रे एंड मुर्गे ने विश्व आत्मबोध परीक्षण की रचना की है। नेक्स्ट है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। TAT में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का उपयोग है? तो TAT में चित्र का प्रयोग के माध्यम से व्यक्तित्व के बारे में जानकारी ली जाती है। किसके माध्यम से? चित्र के माध्यम से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण है? तो TAT परीक्षण जो है वह प्रक्षेपी परीक्षण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो वस्तुनिष्ठता जो है वह प्रक्षेपी परीक्षण की विशेषता नहीं है। अस्पष्ट उद्दीपक है, अनुक्रिया की स्वतंत्रता है और व्यक्तित्व परक प्रत्यक्षण है। बाकी वस्तुनिष्ठ व्याख्या करना, तो वस्तुनिष्ठ व्याख्या कैसे करते हैं? ये तो कथन असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, TAT परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी है? तो TAT परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। TAT में कार्डों की संख्या 30 आवश्यक कार्ड है। यदि विकल्प में 30 नहीं दिया हो तो 31 सही करना है। नेक्स्ट है, TAT किस प्रकार का उपकरण है? तो TAT जो है स्थितिपेक्षी उपकरण है। ठीक है, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों का TAT परीक्षण किया ताकि उनमें निम्न की पहचान की जा सके। तो व्यक्तित्व की पहचान की जा सके। नेक्स्ट है, रोशा का प्रक्षेपी परीक्षण किसके मापन हेतु अभिकल्पित है? तो यहाँ पर व्यक्तित्व सही आ जाएगा। किसके लिए किया जाता है? तो रोशा परीक्षण जो है व्यक्तित्व के लिए किया जाता है। स्याही धब्बा परीक्षण या इंक ब्लॉट टेस्ट IBT परीक्षण का निर्माण स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हर्मन रोशा के द्वारा किया गया है। तो इसमें कितने कार्ड होते हैं? तो इसमें 10 कार्ड होते हैं। ठीक है, यह परीक्षण मानसिक रोगों का पता लगाने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध है। इसके द्वारा व्यक्तित्व के संज्ञानात्मक, क्रियात्मक व भावात्मक पक्षों का सफलतापूर्वक अध्ययन किया जाता है। इस परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं जिन पर विभिन्न रंग बिरंगी धब्बे व इन कार्डों पर 1 से X तक के अक्षर होते हैं। 10 कार्डों में 3 कार्ड काले सफ़ेद होते हैं। तो 3 कार्ड कैसे होते हैं? ब्लैक एंड वाइट होते हैं। 2 कार्ड कैसे होते हैं? काले सफ़ेद और लाल होते हैं। और 2 कार्ड काले, लाल तथा 3 कार्ड अलग अलग विभिन्न रंग के होते हैं। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व की प्रक्षेपण विधि कौन सी है? तो व्यक्तित्व की प्रक्षेपण विधि TAT को जो क्या कहा जाता है? प्रक्षेपी विधि कहा जाता है। नेक्स्ट है, रोशा स्याही धब्बा निम्न में से किसकी श्रेणी में रखा जाता है? तो रोशा स्याही धब्बा परीक्षण प्रक्षेपी तकनीक है। व्यक्तित्व की निर्धारण हेतु स्याही के धब्बों के द्वारा परीक्षण इंक ब्लॉक टेस्ट का निर्धारण निम्न में से किसके ने किया है? तो इंक ब्लॉट जो है परीक्षण जो है रोशा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन का व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है? तो रोशा जो धब्बा परीक्षण है ये व्यवहारात्मक विधि विश्लेषण विधि नहीं है। बाकी व्यवहार में हम क्या करते हैं? साक्षात्कार या इंटरव्यू के माध्यम से हम किसी के व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। स्थिति सिचुएशन से हम किसी के बारे में जानते हैं। प्रेक्षण के माध्यम से जानते हैं। पर रोशा परीक्षण में तो क्या होता है? व्यवहारात्मक विश्लेषण नहीं होता है, साक्षात्कार में होता है, स्थिति सिचुएशन के माध्यम से होता है, प्रेक्षण के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है, रोशा व्यक्तित्व परीक्षण में कितने कार्डों पर विभिन्न रंग होते हैं? तो 3 कार्डों पर क्या होते हैं? विभिन्न रंग होते हैं। नेक्स्ट है, रोशा स्याही धब्बा परीक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो सभी कार्डों पर काले व सफ़ेद स्याही के धब्बे होते हैं, ये कथन तो गलत हो जाएगा। बाकी रोशा धब्बा परीक्षण में IBT में रोशा धब्बा परीक्षण को क्या कहा जाता है? IBT कहा जाता है। इसमें 10 स्याही के धब्बे होते हैं। कितने होते हैं? 10 स्याही के धब्बे होते हैं। अनुक्रिया अचेतन मन से प्रक्षेपित है। तो इंक ब्लॉट परीक्षण जो है किससे संबंधित है? तो यह अचेतन मन से प्रक्षेपित है। अनुक्रिया का विश्लेषण विषय वस्तु के संदर्भ में भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की विश्लेषणात्मक विधि नहीं है? तो साक्षात्कार विधि जो है विश्लेषणात्मक विधि नहीं है। ये साक्षात्कार क्या है? एक व्यवहारवादी विधि है। बाकी विश्लेषणात्मक विधि मुक्त साहचर्य विधि है, शब्द साहचर्य विधि है, स्वप्न विश्लेषण विधि है। विश्लेषण विधि की बात कर रहा है जो किसने दी थी? सिगमंड फ्राइड ने दी थी। मुक्त साहचर्य, शब्द साहचर्य, स्वप्न साहचर्य। पर साक्षात्कार जो है व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि है? ये व्यवहार के माध्यम से हम इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट DAT। डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट DAT निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी उप मापनियों में सम्मिलित हैं? तो चित्र निर्माण के अतिरिक्त सब में सम्मिलित हैं। तो DAT परीक्षण जो है डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है इसमें आंकिक क्षमता होती है, अमूर्त तर्कना होती है, भाषा उपयोग होता है, पर चित्र का निर्माण नहीं होता। नेक्स्ट है CAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? तो वह प्रक्षेपी विधि है। CAT परीक्षण व्यक्तित्व की कौन सी विधि है? यह प्रक्षेपी विधि है। जो CAT परीक्षण है चाइल्ड एपरसेप्शन टेस्ट जो है बालक अंतर्बोध जो विधि है ये प्रक्षेपी विधि है। इसमें कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो बालक CAT परीक्षण जो है बालक अंतर्बोध परीक्षण में कार्डों की संख्या 10 होती है तथा कितनी आयु के लिए होती है? तो 3 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए होती है। जो CAT परीक्षण है जो बालक अंतर्बोध परीक्षण है यह 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए होती है। और इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण लियोपोल्ड बेलक ने किया था। ब से बालक और ब से बेलक ने किया था। तो बालक अंतर्बोध का परीक्षण किसने किया था? बेलक ने निर्माण किया था। इसमें जो बालक अंतर्बोध परीक्षण है इसमें जानवरों के चित्र क्या किए जाते हैं? काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट है बालक अंतर्बोध परीक्षण जिसको CAT भी कहा जाता है में प्रयुक्त किए जाने वाले कार्डों की संख्या कितनी है? तो 10 कार्ड होते हैं। नेक्स्ट है बाल अंतर्बोध या एपरसेप्शन परीक्षण का निर्माण किसने किया है? तो बेलक ने किया है। जब बाल अंतर्बोध और बेलक। नेक्स्ट है CAT मापना है। तो CAT किसको मापना है? तो व्यक्तित्व को मापना है। नेक्स्ट है लियोपोल्ड बेलक ने निम्न में से किस परीक्षण को विकसित किया है? तो CAT परीक्षण को विकसित किया है। बालक प्रसंगबोध परीक्षण 3 से 10 वर्ष तक की आयु के लिए बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रस्तावित किए जाते हैं। तो क्या प्रस्तावित किए जाते हैं? लोगों के स्थान पर जानवरों के चिन्ह जो है चित्र स्थापित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बेलक ने व्यक्तित्व मापन के लिए तैयार किए गए बालकों के प्रसंगबोध परीक्षण हेतु क्या आयु वर्ग रखा है? जो बेलक ने जो CAT परीक्षण दिया है उसमें आयु कितनी बताई है? तो 3 से 10 वर्ष रखी गई है। नेक्स्ट है किसी बालक के व्यक्तित्व के आकलन हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बालक अंतर्बोध CAT परीक्षण उपयुक्त है। ये कौन सा परीक्षण है? ये एक प्रक्षेपी परीक्षण है। जो CAT क्या कौन सा परीक्षण है? प्रक्षेपी परीक्षण है। निम्न में से प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? तो व्यक्तित्व जो है विधि है व्यक्तिगत विधि जो है ये प्रश्नावली व्यक्तिगत विधि परीक्षण की कौन सी विधि है? तो एक व्यक्तिगत विधि है। व्यक्तिनिष्ठ युक्तियाँ जो हैं व्यक्तित्व आकलन की वे युक्तियाँ जिनमें जिस व्यक्ति या बालक के व्यक्तित्व आकलन किया जा रहा है उसके विषय में स्वयं की राय और उनके बारे में पूछना प्रश्नावली विधि, आत्मकथा विधि और दैनिक डायरिया, साक्षात्कार व जीवन वृत्त कहलाते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है। तो व्यक्ति इतिहास विधि जो है व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए व्यक्तिगत विधि नहीं है? तो निर्धारण मापनी जो है ये व्यक्तिगत विधि नहीं है। बाकी हम व्यक्तिगत इतिहास के बारे में व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं। साक्षात्कार या इंटरव्यू के माध्यम से व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं। वस्तु सूची के माध्यम से भी हम जान सकते हैं। ठीक है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की वह प्रविधि जिसके द्वारा उसकी जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीकों, विचारों, भावना का अवलोकन किया जा सकता है कहलाता है। तो व्यक्तित्व अध्ययन कहलाता है। व्यक्तित्व अध्ययन विधि सर्वप्रथम का प्रयोग किसने किया था? तो टाइडमैन ने किया था। व्यक्तित्व अध्ययन विधि को क्या कहा जाता है? केस स्टडी मेथड भी कहा जाता है। इस विधि में क्या किया जाता है? चोरी करने वाले बालक, झूठ बोलने वाले बालक, विद्यालय से भाग जाने वाले बालक के बारे में समस्यात्मक जो बालक होते हैं उनके बारे में एक सर्वश्रेष्ठ विधि है। कौन सी? व्यक्तित्व अध्ययन विधि है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक व्यक्तित्व या स्थिति का गहन अध्ययन
किया जाता है। तो केस अध्ययन विधि में एक व्यक्ति के बारे में गहन अध्ययन किया जाता है कि बच्चा चोरी करता क्यों है, स्कूल से क्यों भाग जाता है, ठीक है, झूठ क्यों बोलता है, तो उसके बारे में क्या किया जाता है, गहन अध्ययन किया जाता है। किस विधि में, तो केस अध्ययन विधि में उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से क्रिया के लिए अंतर्विष्ट की आवश्यकता होती है। तो 2, 4, 5, 10 इन अंकों में संबंध का पता लगाने के लिए अंतर्विष्ट अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है खुला, बंद व चित्रात्मक प्रकार हैं। तो प्रश्नावली विधि के प्रकार हैं। ये खुला, बंद या चित्रात्मक जो प्रकार हैं ये प्रश्नावली विधि के प्रकार हैं। तो प्रश्नावली विधि किसने दी थी, तो प्रश्नावली विधि के जनक तो वुडवर्थ को कहा जाता है। प्रश्नावली विधि के जो जनक किसको कहा जाता है, तो वुडवर्थ को कहा जाता है और इस विधि का दर्शन सुकरात ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंतर्गत क्या आते हैं, जो प्रश्नावली विधि है इसके अंतर्गत बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, चित्रित प्रश्नावली, मिश्रित आदि आती हैं। नेक्स्ट है सर्वप्रथम वुडवर्थ ने निर्माण किया है। तो किसका निर्माण किया है वुडवर्थ ने, तो प्रश्नावली विधि का निर्माण किया है। नहीं, वुडवर्थ ने तो प्रश्नावली के जनक कहा जाता है, वुडवर्थ को जो है प्रश्नावली के जनक कहा जाता है, पर इसने निर्माण की बात की है। ठीक है, तो निर्माण में सुकरात आ जाएंगे। नेक्स्ट है किस मनोवैज्ञानिक का अध्ययन विधि में प्रयोज्य उत्तर दाता स्वयं प्रपत्र रहता है। तो किस मनोविज्ञान अध्ययन विधि में प्रयोज्य व उत्तरदाता स्वयं प्रपत्र भरता है। तो प्रश्नावली विधि में जो क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वह खुद ही क्या करता है, प्रश्न भरता है। नेक्स्ट है छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों एवं अभियोग्यताओं के विकास से संबंधित मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। तो प्रश्नावली विधि है तो छात्रों की अभिव्यक्ति, रुचियाँ और अभियोग्यता के विकास से मूल्यांकन को सर्वाधिक उपयुक्त विधि प्रश्नावली विधि है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों में से कौन सी विधि नहीं मानी जाती है। तो वस्तुनिष्ठ विधियों में कौन सी विधि नहीं मापनी जाती है, तो अभिज्ञापक प्रश्नावली। अभिज्ञापक प्रश्नावली जो है ये वस्तुनिष्ठ विधियाँ नहीं मानी जाती। नियंत्रित निरीक्षण माना जाता है। रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित मापनी व्यक्तित्व के संकेत के रूप में शारीरिक परिवर्तन आदि हैं। बाकी इसके बारे में हमने सुना ही नहीं। नेक्स्ट है किस अवस्था में आक्रामक व धारणात्मक व्यक्तित्व विकसित होता है। तो गुदा अवस्था में जो क्या होता है, आक्रामक व धारणात्मक व्यक्तित्व विकसित होता है। नेक्स्ट है नृत्य, ड्रामा, शिल्पकला का प्रयोग किया जाता है। तो किसमें किया जाता है, उपयुक्त सभी में नृत्य, ड्रामा, शिल्पकला का प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट गुणों के विकास हेतु व्यक्तित्व को ढालने के लिए, दबी एवं बर्दाश्त न की जाने सकने वाले अंतर्नोद के प्रकटीकरण के लिए। नेक्स्ट है अंतर्दर्शन विधि में अवलोकन किया जाता है। तो स्वयं का किया जाता है। अंतः मतलब क्या होता है, स्वयं के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, अंतर्दर्शन विधि कहलाता है। अंतर्दर्शन विधि एक व्यक्ति स्वयं के बारे में जानने का अध्ययन अंतर्दर्शन विधि कहलाता है। यह विधि का दर्शन जॉन लॉक ने दिया था। तो इस विधि का दर्शन किसने दिया था, जॉन लॉक ने दिया था। इस विधि का जनक विलियम वुंड को कहा जाता है। तो अंतर्दर्शन विधि का जनक तो जॉन लॉक को कहा जाता है। नहीं, जो दर्शन, इस विधि का दर्शन जॉन लॉक ने दिया है, जनक विलियम वुंड को कहा जाता है। और ये प्राचीन विधि है, ये सबसे मौलिक विधि है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक समेकित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की विशेषता नहीं है। तो वह साधनों की अपेक्षा साध्य पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। यह समेकित विधि नहीं है, बाकी उसका एक मूल्य मापक्रम होगा, उसका सही आत्म प्रत्यय होगा, उसका जीवन प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है, पर वह साधनों की अपेक्षा साध्य पर अधिक ध्यान दे, ये गलत होगा। निम्न में कौन सी विधि उपागम में समान प्रायोज्यों का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर कर लिया जाता है। कौन सी विधि में, तो मध्यकालीन समकालीन अध्ययन विधि में। नेक्स्ट है पास एलोंग टेस्ट का विकास किसने किया है। तो पास एलोंग टेस्ट का विकास किसने किया है, तो अलेक्जेंडर ने पास एलोंग टेस्ट का विकास किया है। पास एलोंग टेस्ट का विकास अलेक्जेंडर ने किया है। तो अलेक्जेंडर को हमने क्या कर दिया है, पास कर दिया है। तो पास एलोंग टेस्ट का आविष्कार किसने किया है, तो अलेक्जेंडर ने किया है। नेक्स्ट है प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है। तो प्रक्षेपण विधि के द्वारा अचेतन अभिप्रेरणा का अध्ययन किया जाता है। प्रक्षेपण के द्वारा अचेतन अभिप्रेरणा का अध्ययन किया जाता है। नियंत्रित दशाओं के अंतर्गत किया गया अध्ययन कहलाता है। तो नियंत्रित दशाओं के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वह प्रयोग कहलाता है। नेक्स्ट है सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया है। तो सामूहिक अचेतन की बात करें तो युंग, सामूहिक अचेतन की बात करें तो ये किसने दिया है, तो सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय युंग ने दिया है। जुंग, हाँ युंग जुंग जो भी होता है,
सामूहिक अचेतन का जो है युंग ने दिया है। ईमानदारी के मूल्यांकन के लिए एक अध्यापक कृत्रिम वातावरण सृजित करता है। ईमानदारी के मूल्यांकन के लिए एक अध्यापक कृत्रिम वातावरण सृजित करता है जहां बालक पैसा चुरा सकता है। ये उदाहरण कहलाता है। तो परिस्थिति परीक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिस्थिति परीक्षण कहलाता है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी प्रविधियों की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधियों में चेतन अनुक्रिया जो है यह विशेषता नहीं है। बाकी अस्पष्ट विषय वस्तु सामग्री है, बहुपक्षी बहुविमी है, अनुक्रिया है, स्वतंत्र अनुक्रिया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी प्रेक्षण विधि में प्रेक्षणकर्ता प्रेक्षित व्यक्तियों के समूह का सदस्य बन जाता है? तो प्रतिभागी में जो है वह प्रेक्षण करता है जो प्रेक्षण व्यक्तियों के समूह का सदस्य बन जाता है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति या कार्य से जुड़ी भावनाएं हैं क्या कहलाती हैं? व्यक्तित्व के भावनात्मक घटक कहलाते हैं। किसी वस्तु या कार्य से जुड़ी जो भावना होती है व्यक्तित्व के भावनात्मक घटक कहलाते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप मॉडल। व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक पुस्तक जो है J.S. प्लांट ने लिखी है। किसने लिखी है? व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक J.S. प्लांट पे लिखी है। ठीक है, तो प्लांट पे क्या होता है? हमारे प्लांट पे संस्कृति भी है और व्यक्तित्व भी है। नेक्स्ट है बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। तो बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन सतही दृष्टिकोण कहलाता है। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली किस कारक से संबंधित है? तो आनुवंशिक कारक से संबंधित अंतःस्रावी ग्रंथियाँ की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? यह आनुवंशिकी कारक से संबंधित है। नेक्स्ट है भाषाई सापेक्षता प्राकलन किसने प्रतिपादित किया है? तो भाषाई सापेक्षिकता प्राकलन जो है ये वार्फ ने प्रतिपादित किया है। भाषाई सापेक्षिकता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित किया है? तो वार्फ ने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट है नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए कौन सा प्रयोग ली जाने वाली मापने स्केल है? तो नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग लिया जाने वाला APGAR स्केल का प्रयोग किया जाता है। APGAR स्केल का प्रयोग किया जाता है नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए। नेक्स्ट है पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्तित्व का संप्रत्यय। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्तित्व का संप्रत्यय किसने दिया है? तो पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्तित्व का संप्रत्यय कार्ल रोजर्स ने दिया है। नेक्स्ट है मान लीजिए कि एक व्यक्ति एकांत प्रिय है तथा उसमें दूसरों के प्रति भावनाओं का अभाव है। वह संवेदनशील उग्र लड़ाकू प्रवृत्ति का है। ऐसे व्यक्तित्व का आइजेक की व्यक्तित्व प्रभावशाली प्रशस्ति की जाए तो निम्न में से किस में उच्च प्राप्तांक होंगे? तो साइकोटिज्म होगा। वह व्यक्ति कैसा होगा? साइकोटिज्म होगा। नेक्स्ट है रोजेनविक परीक्षण करता है तो व्यक्तित्व का करता है। रोजेनविक ने किसका परीक्षण किया है? तो व्यक्तित्व का परीक्षण किया है। नेक्स्ट है अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक है। तो कल्पना शक्ति व अभाव जो है वह बाधक होता है अध्यापक के व्यक्तित्व में। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी तकनीक नहीं है? तो प्रक्षेपी तकनीक कौन सी है? तो मिनीसोटा बहुस्तरीय व्यक्तित्व अनुसूची जो है व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी तकनीक नहीं है। बाकी शब्द साहचर्य व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि है। वाक्य पूर्ति परीक्षण है। बालक अंतर्बोध परीक्षण है। नेक्स्ट है मिनीसोटा बहुपक्षी व्यक्तित्व परीक्षण MMPI परीक्षण का विकास हाथवे व मैकिलने ने किया था। तो MMPI का परीक्षण मिनीसोटा बहुपक्षी व्यक्तित्व सूची का परीक्षण किसने किया था? हाथवे व मैकिलने ने 1940 में किया। इसका परिशोधित रूप MMPI-2 भी उपलब्ध है। इसमें 559 कथन है। यह 10 रोगों का मापन करता है। तो 10 रोगों का मापन कौन करता है? तो MMPI या मिनीसोटा बहुपक्षी परीक्षण करता है। मिनीसोटा परीक्षण संबंधित है तो वह व्यक्तित्व से संबंधित है, पर मिनीसोटा जो है प्रक्षेपी विधि नहीं है। बाकी परीक्षण इसका संबंध जो है व्यक्तित्व से है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण नहीं है? तो MMPI जो है वह व्यक्तित्व आकलन के लिए परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण नहीं है। समाज में परिस्थिति होती है तो ये है साइकोड्रामा है। सैन्य स्थिति परीक्षण है। MMPI नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक के लिए जाना जाता है? वैध है। तो कौन सा व्यक्तित्व नैदानिक निदान के लिए वैध है? तो MMPI जो है व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है।
कौन सा है, MMPI जो है वह नैदानिक निदान के लिए वैध है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का स्वयं के बारे में उसकी क्षमताओं योग्यताओं का प्रत्यक्षण क्या कहलाता है, तो स्वयं के बारे में क्या कहलाता है, स्व प्रत्यय कहलाता है। स्व प्रत्यय जो है स्वयं के बारे में क्षमताओं योग्यताओं का प्रत्यक्षण करना होता है। नेक्स्ट है बच्चों की विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है, तो ग्रंथियाँ, परिवार, विद्यालय, प्राप्त अनुभव के द्वारा जो बच्चे की विकासशील व्यक्तित्व प्रभावित होता है। नेक्स्ट है प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने के लिए व्यक्ति अपने समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ प्रतिदर्शी के रूप में चुनाव कर लेता है, यह सिद्धांत कहलाता है। तो गिलफोर्ड, यह सिद्धांत जो है थॉमसन का कहलाता है कि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं प्रतिबिंब होता है, जिसमें किसी विशेष कार्य को करने के लिए उसकी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ प्रतिदर्श के रूप में चुनाव करना क्या कहलाता है, थॉमसन का सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट है स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती हैं, तो कैसी होती है, जन्मजात होती हैं। स्वभाव की बात कर रहे हैं तो स्वभाव में जो है व्यक्तिगत भिन्नताएं वो जन्मजात होती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित की व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणाओं के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो व्यक्तित्व की प्रकृति गतिशील होती है अर्थात व्यक्तिगत स्थिर नहीं होता है। नेक्स्ट है वो निकटतम वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है तो सूक्ष्म प्रणाली कहलाती है। तो सूक्ष्म प्रणाली वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, रहता है। नेक्स्ट है व्यवसाय चयन में व्यक्तित्व भिन्नताओं को निम्न के द्वारा समझाया जाता है, तो अभिक्षमता में अंतर में दर्शाया जाता है। तो व्यवसाय चयन में व्यक्तित्व विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जाता है, तो अभिक्षमता में अंतर के द्वारा समझाया जाता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है, तो व्यक्तित्व भिन्नता की प्रकृति के बारे में अधिगम में समानता है, तो ये व्यक्तित्व भिन्नता की प्रकृति के बारे में सत्य नहीं है, क्योंकि व्यक्तित्व भिन्नता का मतलब ही है कि हर चीज़ में असमानता होना। तो समानता, संभाव्यता, विचलनशीलता, शील गुणों में अंतर संबंध होता है, पर अधिगम अगर समान हो तो ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव, विचार, बुद्धि सारे अलग अलग होते हैं या भिन्न होते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तित्व मापन के लिए समाज नीति का विकास किसने किया था, तो व्यक्तित्व मापन के लिए समाज नीति का विकास मोरिनो ने किया था। मोरिनो ने क्या किया था, समाज नीति विधि का विकास किया था। नेक्स्ट है JL मोरिनो ने 1934 में समाज नीति का प्रतिपादन किया था, जिसमें किसी भी समूह में प्रथम द्वितीय पसंद के आधार पर सर्वश्रेष्ठ का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है किसी समूह की लोकप्रियता ज्ञात करने के लिए सर्वोत्तम व्यक्तित्व आकलन विधि क्या कहलाती है, तो किसी समूह में व्यक्तित्व की लोकप्रियता ज्ञात करने के लिए समाज नीति विधि कहलाती है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए, तो पास अलोंग परीक्षण जो है अलेक्जेंडर के द्वारा दिया गया है। पास अलोंग टेस्ट जो है वह अलेक्जेंडर के द्वारा दिया गया है। संस्कृति मुक्त परीक्षण जो है यह केटल के द्वारा दिया गया है। संस्कृति मुक्त परीक्षण केटल के द्वारा दिया गया है। सम्मिलन सिद्धांत जेनजोक के द्वारा दिया गया है। सम्मिलन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, जेनजोक के द्वारा दिया गया। आईक्यू जो है वह टर्मन निर्माण है। आईक्यू के निर्माणकर्ता कौन है, तो टर्मन है। नेक्स्ट है यदि व्यक्तित्व भिन्नता का प्रसामान्य वितरण वक्र बनाया जाए तो कितने प्रतिशत लोग M+-16 के बीच की सीमा के बीच में आएंगे, तो 68.26% लोग। नेक्स्ट है जय श्री महाकाल। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। जय श्री महाकाल, धन्यवाद।